नमस्कार दोस्तों, डीमेट सक्सेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीसी की हमारी वीडियोस हो चुकी थी। सीआरपीसी का हमारा पार्ट 1 हो चुका था हमारे सिलेबस का। अब ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम बाकी की बचा हुआ अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। इसके बाद और किसी सब्जेक्ट की मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगा, यही बनाऊँगा। और अब पेपरों के बाद स्टार्ट करेंगे हम आईपीसी सीआरपीसी का जो नई वाली आई है उसकी वीडियोज़ और उसका एनालिसिस जो भी हमें फ्यूचर में काम आने वाला है उसके लिए। सभी दोस्तों से अनुरोध रहेगा कि वीडियो को 1-2 बार देख लें, जिससे कि पेपर में इसके एक व्यू बन जाएगा और अपने पेपर में हेल्प ज़रूर मिलेगी इससे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने लास्ट टॉपिक में धारा 372 तक देख लिया था, यहाँ अपना लास्ट टॉपिक छोड़ा था। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 29 अपील है। इसमें है धारा 372। इस धारा में ये बताया गया है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। मतलब जब तक, जैसे मान लो किसी धारा में या किसी अधिनियम में प्रावधान किया गया है अपील करने का, तो या तो उसके हिसाब से अपील होगी, या फिर जब तक इस सीआरपीसी के नियमों में अगर उसका उल्लेख नहीं है तो उसकी अपील नहीं होगी। धारा 374, ये धारा देखिए हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन काम की धारा भाई, ठीक है। दोष सिद्धि से अपील। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है, अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ अपील कैसे कैसे होगी। देखो, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा अगर उसे दंडित किया जाता है, ठीक है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश यानी सेशन कोर्ट द्वारा अगर दंडित किया जाता है, ठीक है, और उसकी सज़ा 7 वर्ष से अधिक के कारावास में है, तो इसके खिलाफ अपील की जाएगी आपकी उच्च न्यायालय में, ठीक है। अब धारा 2 ये जो दे रखा था, इसके अलावा उपधारा 2 में उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति, देखो, अगर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दंडित किया जाए या 325 सीआरपीसी के या 360 सीआरपीसी के तहत दंडित किया जाए, तो इनकी अपील कहाँ होगी? सेशन न्यायालय में, ठीक है। 376 संबंधी अन्य धारा में अगर कोई फाइल की जाती है ऐसी अपील, तो उसका निपटारा हमें 6 महीने के भीतर करना होता है, न्यायालय करेगा। देखिए, धारा 375 इसमें है कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, यानी अपने अपराध को स्वीकार कर ले, तो वहाँ अपील नहीं की जाएगी। देखिए, मान लीजिए किसी अभियुक्त ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ये अपराध किया है और उसको न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोष सिद्धि अगर उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो उसमें कोई अपील नहीं होगी। अगर यही दोष सिद्धि सेशन न्यायालय या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो इसमें क्या है, अपील तो नहीं होगी, लेकिन अपील किस चीज़ के लिए हो सकती है? उसके परिणाम के बारे में या वैधता के बारे में। मान लीजिए किसी अपराध में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और उसमें 2 वर्ष तक की सज़ा दी गई, ठीक है, 2 वर्ष की कारावास हो गया उसे, तो इस परिणाम के खिलाफ अपील हो सकती है, ठीक है। कठोर कारावास या सादा कारावास, इसके खिलाफ अपील हो सकती है। इसके अन्यथा उसमें अपील नहीं की जाएगी। किस कंडीशन में? जब वो खुद से स्वीकार करे। धारा 376 छोटे मामलों में अपील का न होना। देखिए, अगर कोई छोटा मामला है, जैसे उच्च न्यायालय सज़ा देता है 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, तो इसके खिलाफ अपील नहीं होगी अगर उच्च न्यायालय ने दिया तो। सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट अगर 3 महीने तक का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना तक लगाते हैं, तो उसके खिलाफ अपील नहीं की जाएगी। कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अगर 100 रुपये तक का लगाता है जुर्माना, तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। धारा 344 सीआरपीसी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर कोई साक्षी झूठी गवाही देता है, ठीक है, तो उसका संक्षेपतः विचारण करते हुए कोई न्यायालय 200 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मामलों के खिलाफ भी अपील नहीं की जाएगी। अब देखिए, यदि किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड जुड़ा हुआ है, तो उस मामलों में अपील हो सकती है, लेकिन ये इन मामलों में नहीं होगी। पहला, अगर दोष सिद्धि करने के साथ साथ उसे परिशांति कायम करने के लिए अगर प्रतिभूति ले ली गई है, तो ये नहीं माना जाएगा कि प्रतिभूति है तो अपील हो जाएगी, नहीं होगी अगर ये छोटे मामले हैं तो। दूसरा, जुर्माना देने में अगर उसे मतलब कुछ कारावास मिला प्लस जुर्माने के बदले कुछ कारावास और मिला और उसको जोड़ करके वो तुम्हारे ये ऊपर दिए हुए इनसे ज़्यादा हो रहा है, तो भी उसकी अपील नहीं होगी। या फिर अगर 1 से अधिक जुर्माने लगाए गए हैं और कुल रकम ऊपर दी गई रकम से कम है, तो भी उसमें अपील नहीं होगी। धारा 377 आपकी ये बताती है कि राज्य सरकार किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील का निर्देश दे सकती है। देखो, राज्य के मामले में राज्य सरकार और केंद्र के मामले में केंद्र सरकार।
लोक अभियोजक को किसी मामले में अपील संस्थित करने का निर्देश दे देगी। मजिस्ट्रेट द्वारा अगर कोई मामला दंडनीय हुआ है तो उसको देगी सेशन न्यायालय में, और अगर किसी अन्य न्यायालय यानी चाहे उसमें सेशन न्यायाधीश हो या अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय हो, कोई दंड है तो उसे कहाँ भेजेगी? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। ठीक है। इसमें क्या है, अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ऐसे मामलों में अभियुक्त की सज़ा में वृद्धि करता है तो उसे अभियुक्त को सुने बिना नहीं करेगा। महिला संबंधी अगर कोई मामला है 376 या ऐसे संबंधी जो धारा होती है उनका निपटारा 6 महीने के अंदर करना होगा। धारा 378 देखिए, ये आपकी बताती है दोष मुक्ति की दशा में अपील। 374 आपको बता रही थी दोष सिद्दीकी में कैसे अपील होगी, और ये है दोष मुक्ति की दशा में अपील। जहाँ देखिए, अगर कोई मामला क्या है, संज्ञेय है और जिला मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अगर मामला संज्ञेय है और अजमानती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश अगर इसमें पारित होता है तो उसके खिलाफ अपील करने का निर्देश दे सकते हैं सेशन न्यायालय में। ठीक है। ये कौन करेंगे? लोक अभियोजक को अपील कौन करेंगे? लोक अभियोजक। दूसरा, इसके अलावा राज्य सरकार किसी भी मामले में, चाहे वो मजिस्ट्रेट द्वारा हो चाहे सेशन न्यायालय द्वारा हो, लोक अभियोजक को अपील करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। कहाँ? उच्च न्यायालय में। इनके खिलाफ अपील की जाएगी उच्च न्यायालय में। ठीक है। ऐसे ही मामले अगर केंद्र से संबंधित होंगे तो केंद्र सरकार इसमें निर्देश दे सकती है अपील करने का। ठीक है। कोई भी अपील हाई कोर्ट की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर कोई परिवाद दाखिल किया गया है तो परिवादी भी हाई कोर्ट से अनुमति ले सकता है अपील करने के लिए। ठीक है। और इसमें यही है, अगर देखिए कहीं एक जगह अपील की जाती है, ठीक है, तो जब तक वो आवेदन अगर नामंजूर हो जाता है तो फिर कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी। ये आ जाता है आपका अगला चैप्टर, अध्याय 30, निर्देश और पुनरीक्षण। धारा 397। देखिए 397 आपकी कहती है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। जब कोई अपीलीय न्यायालय, चाहे वो सेशन न्यायालय हो, जब मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई दंडादेश पारित हुआ हो तो सेशन न्यायालय में अपील हुई हो या उच्च न्यायालय में अपील हुई हो, तो उस दंडादेश के बारे में उसकी जो भी उसमें वहाँ चर्चा चली तो उसकी शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में परीक्षण करने के लिए वहाँ जो अभिलेख हैं, चाहे वो केस डायरी हो चाहे न्यायालय की प्रक्रिया के हों पूरे के, उन सबको ये अपीलीय न्यायालय चेक करने के लिए अपने पास मंगा सकते हैं। अगली धारा आ गई आपकी 399। देखिए ये है सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ, और इससे अगली धारा आएगी अभी 401, वो है उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। इस धारा के तहत सेशन न्यायालय को अधिकार है कि वो किसी मामले का पुनरीक्षण कर सकती है। ठीक है। धारा 401 ये है आपकी उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। 401 के तहत उच्च न्यायालय किसी मामले का पुनरीक्षण कर सकता है। ये धारा ज़्यादा काम की नहीं तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे। अध्याय 32 देखिए, ये है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण। ठीक है। तो अब इसमें जो अंगा पोर्शन है दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण, इसकी एक धारा हमारे सिलेबस में 432। ये दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको है? समुचित सरकार को। ये क्या है? किसी भी दंडादेश को सशर्त या बिना शर्त के उसका निलंबन कर सकती है या फिर परिहार कर सकती है। ठीक है। इससे संबंधित अभिलेख हैं उन्हें मंगा सकती है देखने के लिए, ताकि अपना कोई एक निर्णय लेने में राय विकसित कर सके। ठीक है। अगर उसे लगता है तो निलंबन और परिहार को रद्द कर सकती है। अगर जैसे कोई शर्तें उसने आरोपित की और वो व्यक्ति की सज़ा का निलंबन कर दिया, फिर उसने लगा कि वो व्यक्ति जो शर्तें लगाई थी उनका उल्लंघन कर रहा है, तो अपने किए हुए निलंबन या परिहार को रद्द करके उसे फिर से गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकती है। ठीक है। यही है इसमें। अगला आपका चैप्टर आ गया 33। देखिए ये है आप जमानत और बंद पत्रों के बारे में। इसमें धाराएं जितनी भी हैं वो काम की हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं तुरंत बता दूंगा। धारा 436 देखिए, ये बताता है आपको कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। ये धारा आपको बताती है कि जब कोई अजमानती अपराध से भिन्न अपराध है, ठीक है, यानी जमानती अपराध है, तो ऐसे मामले में जब किसी व्यक्ति को कोई पुलिस अरेस्ट करे या वो न्यायालय में हाजिर हो जाए तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगा। ठीक है। अब यदि किसी पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को
ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी या न्यायालय व्यक्ति को प्रतिभूओं रहित या प्रतिभूओं सहित उसे उन्मोचित भी कर सकता है। अगर लगता है कि इसने अपराध नहीं किया तो उसे छोड़ सकता है। और यदि वो व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो भी उसे उन्मोचित कर सकता है। अब गरीब वो है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति मान लो उसने अजमानती से भिन्न यानी कोई जमानती अपराध किया है और उसे जेल भेजने के 7 दिन के अंदर भी वो अपनी जमानत नहीं दे पाता है, तो पुलिस या न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वो जमानत देने में असमर्थ है, गरीब है, इसलिए वो जमानत नहीं दे पा रहा, तो उसे गरीब ट्रीट करके जमानत के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे पहले कभी जमानत पर छोड़ा गया था और उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया था, तो ऐसे मामले में उसे पुनः जमानत देने से न्यायालय मना कर सकता है। धारा 436 का ये बताती है आपको कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए कोई कैदी जेल में निरुद्ध किया जाएगा। देखिए, इसकी अवधि है अगर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध नहीं है उसका, इसके अलावा जितनी सज़ा का प्रावधान है उससे अगर आधी सज़ा कोई व्यक्ति काट चुका है तो मजिस्ट्रेट उसे प्रतिभूओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंद पत्र पर छोड़ देगा। ठीक है। अगर मामले को लोक अभियोजक द्वारा सुनने के पश्चात इससे अधिक अवधि के लिए, मान लो ऐसा लगता है कि इसने अपराध किया है लोक अभियोजक की दलीलों के बाद, तो इससे अधिक अवधि के लिए भी उसे निरोध किया जा सकता है या फिर उसे बंद पत्र पर जैसा मजिस्ट्रेट ठीक सके छोड़ भी सकता है। ठीक है। किसी अपराध में निरोध की अधिकतम अवधि जितना सजा में प्रावधान है उससे अधिक की नहीं होगी। देखिए, इसमें क्या होता है, एक मैं आपको केस बताता हूँ। एक आदमी 379/411 में अरेस्ट हुआ। इसमें सज़ा का प्रावधान है 3 वर्ष का। ठीक है। उसने मोबाइल चोरी की थी, मोबाइल चोरी में पकड़ा गया था। फिरोजाबाद जनपद के अंदर वो न्यायालय में 3 वर्ष से अधिक की सज़ा काट चुका था और उसका ट्रायल पे ट्रायल चल ही रहा था, तारीख पे तारीख पड़ रही थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपने जो 375 पढ़ी, दोषी होने का अभिवचन, अगर वो व्यक्ति अभी भी ये कहता कि मैंने अपराध नहीं किया तो प्रक्रिया भी और 2-4 साल लंबी चलेगी। लेकिन अगर वो यह स्वीकार कर लेता है, अभिवचन कर लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया था, तो उसकी मैक्सिमम सज़ा की जो अवधि थी वो पूरी हो गई, तो उसे क्या होगा, बेल मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ तो दोषी होते हुए और कुछ दोषी ना भी होते हुए यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने अपराध किया था और उनको छोड़ दिया जाएगा। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि उसको जो सज़ा मिली उसने अपना दोषी होना स्वीकार किया और उसे 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जज साहब ने, तो और या फिर 3 महीने की जेल। तो उसने ये कहा था कि सर 3,000 रुपये नहीं है, मैं 3 महीने की जेल और काट लूँगा। 436 आपने पढ़ी थी जमानती अपराधों की। अब आती है देखो 437 अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिस पर 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए या तथा 7 वर्ष तक के कारावास से या जिस पर अजमानती अपराध का कोई आरोप हो, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो या अजमानती कोई अपराध हो, और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए या न्यायालय में वो हाजिर हो जाए, ठीक है, वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन पहला पॉइंट, जो उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया हो तो नहीं छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति इससे पहले कोई मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अन्यून किसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया है तो भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और या फिर उसने किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध को इससे पहले किया हो जिसके लिए उसे दोष सिद्ध किया गया हो तो भी उसे जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, स्त्री हो, रोगी हो, शिथिलांग व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को कोई मजिस्ट्रेट या न्यायालय जमानत पे छोड़ सकेगा, और या कोई और अन्य विशेष कारण होने पर भी छोड़ सकता है। देखिए, न्यायालय को पूरी पावर है किसी व्यक्ति को जमानत पे छोड़ने की। इसमें एक परंतु को और जोड़ दिया गया, यदि उस व्यक्ति का अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ऊपर के कारावास से दंडनीय है तो इसमें वादी पक्ष को सुने बिना, अभियोजक को सुने बिना उस अभियुक्त को जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु इसका कहता है, देखिए यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें क्या है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को अन्वेषण, जांच या विचारण में, जब पुलिस कर रही होगी तो उसका अन्वेषण चल रहा होगा और जांच या विचारण जब न्यायालय कर रहा होगा, अगर उन्हें पूरी प्रोसेस में ये कहीं लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने का कोई आधार नहीं बनता
जो सबूत आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं कि शायद इसने अपराध नहीं किया है, परंतु उसके खिलाफ जांच करना आवश्यक है। ठीक है, जांच करना आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति को वो पुलिस अधिकारी या न्यायालय, एक मिनट, उससे अपने विवेकानुसार प्रतिभू लेकर या बिना प्रतिभूओं के, प्रतिभू सहित या रहित, उसे एक बंद पत्र निष्पादित करके उसे छोड़ सकता है। देखिए, तीसरा बिंदु आपका ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो उस पर 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का कोई अभियोग है या आईपीसी के अध्याय 6, 16, 17 का अधीन है, तो उसे जमानत पर छोड़ने से पहले उस पर कुछ शर्तें लगा देगा। क्या शर्तें लगाएगा कि बंद पत्र में जो समय या तिथि दी जाएगी उसके खिलाफ जब जब बुलाया जाएगा हाजिर होगा, कोई और अन्य संबंधित अपराध नहीं करेगा। जैसे मान लो चोरी के लिए उसे अरेस्ट किया गया है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाए और कोई मारपीट हो जाए तो वो भी इसी में सेम ट्रीट किया जाए, नहीं। चोरी के अपराध में अन्य जाके छूटते ही कोई दूसरी चोरी नहीं करेगा। किसी साक्षी या वादी को धमकाएगा नहीं, किसी साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, किसी को उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा। ठीक है, साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं। और इसके अलावा भी जो न्यायालय को उचित लगे वो शर्तें इस पर लगा सकता है। उपधारा 4 आपकी ये बताती है कि न्यायालय अधिकारी जमानत पर छोड़ने के कारणों को, किन कारणों से छोड़ा गया, लेखबद्ध करेगा। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर उसे लगता है तो वो फिर से गिरफ्तारी करने का आदेश भी दे सकता है न्यायालय। अगर देखिए कोई मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, किसी मामले में जमानती अपराध के अभियुक्त का साक्ष्य नियत तारीख से 8 दिन में अगर नहीं लिया जाता है, ठीक है, जैसे ही मामला ट्रायल पे आता है उसका साक्ष्य 8 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वो जमानत पाने का हकदार हो जाएगा। तो ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, वह मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद जमानत पर छोड़ देगा। यानी मजिस्ट्रेट जितनी जमानत मांगे, अगर 8 दिन में साक्ष्य नहीं हो पाता है तो वो उतनी जमानत दे करके अपनी जमानत करा सकता है, बेल करा सकता है। इसका लास्ट बिंदु ये कहता है, देखिए, अगर मान लो पूरे ट्रायल में कहीं भी अजमानती अपराध में न्यायालय को ये लग जाए कि इसने यह अपराध नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय क्या कर सकता है कि जब फैसला होगा तो आप उसे सुनने के लिए हाजिर हो जाएंगे, ऐसा बंद पत्र लेकर उसे प्रतिभूओं सहित या रहित छोड़ दिया जाएगा। अगली धारा आती है आपकी 437 का। ये धारा ये बताती है, अगर किसी अभियुक्त से जब उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है तो अपील होने पर जो अपीलीय न्यायालय होगा उसमें हाजिर होने के लिए उससे बंद पत्र लिया जा सकता है कि आप जब भी होगा तो आप वहाँ पे हाजिर होंगे। 438, देखिए ये है आपकी एंटीसिपेटरी बेल, सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, बहुत काम की धारा है। गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। देखिए इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति जमानत का आवेदन करेगा तो कहाँ करेगा, या उच्च न्यायालय में या फिर सेशन न्यायालय में, और ये न्यायालय उसको अगर जो साक्ष्य वो पेश करेगा एंटीसिपेटरी बेल में, उनके आधार पर उसे जमानत पर छोड़ने के लिए निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय जमानत देते समय उस पर शर्तें भी लगा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, शर्तें क्या लगाएगा कि पुलिस अगर बुलाएगी तो हाजिर होगा, कुछ सवाल पूछते तो उनका उत्तर देगा, मुकदमे से संबंधित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगा, भारत से बाहर नहीं जाएगा न्यायालय से पूछे बिना, और अन्य जो भी शर्तें चाहे वो उनको लगा सकता है। अब अगर ऐसे व्यक्ति जिसको एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, अगर पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और अगर संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट अगर आवश्यक समझे तो उसके खिलाफ उसे गिरफ्तार करने के लिए पुनः वारंट जारी कर सकता है। ये एंटीसिपेटरी बेल का ये जो प्रोसेस है, ये 376 की उपधारा 3 के मामले में, 376 क ख के मामले में, 376 डी का ए और 376 डी बी, इनमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। धारा 439 देखिए ये बताती है कि जमानत के बारे में उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। इसमें यही बताया गया है कि ये जमानत दे सकते हैं, शर्तें अधिरोपित कर सकते हैं, और अगर उसे मतलब छोड़ा जा रहा है तो अगर कोई शर्तें हैं, मान लो कोई जुर्माना या उससे मुझे लिया है तो उसे अपास्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। धारा 440 आपको ये बताती है कि जो बंद पत्र लिया जाएगा उसमें कितनी रकम, और उसे अगर ज़्यादा है तो कम करने की शक्ति। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जो बंद पत्र की रकम है वो सम्यक परिस्थितियों के हिसाब से होगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी। किसी छोटे मामले में 5 लाख तक का उससे बॉन्ड नहीं भराया जाएगा, लिमिटेड ही होगा। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट
अगर पुलिस अधिकारी ने कुछ जमानत उससे ली है तो उसे कम करने का निर्देश दे सकता है। 441 आपकी ये बताती है कि अभियुक्त और प्रतिभुओं को का जो बंद पत्र होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अभियुक्त और जो उसके गारंटर हैं, तो किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के पहले अभियुक्त और प्रतिभुओं से किसी स्थान में नियत स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए उनसे जितना आवश्यक समझे उतना बंद पत्र निष्पादित कर सकते हैं, कोई शर्तें लगा सकते हैं, और किसी भी न्यायालय उनसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वो उसका उत्तर देंगे। ये धारा यहाँ से अध्याय 34 शुरू हो गया, संपत्ति का बयान, ठीक है। धारा 451 ये आपको बताती है, मान लो पुलिस ने किसी मामले में कोई संपत्ति को जब्त किया, तो कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक, जब तक उसका मुकदमा चलेगा, उस संपत्ति को कहाँ रखा जाएगा, उसकी अभिरक्षा, या फिर वो छहसील है या कोई है तो उसका इंतजाम यानी व्यय करने का या कुछ मतलब उसको संभालने का क्या सिस्टम, न्यायालय क्या निर्णय देगा। देखो, जब तक मामला लंबित रहेगा तो उसकी अभिरक्षा के लिए, या फिर छहसील है तो उसे बेच करके उसको जो पैसा मिलेगा उसकी अभिरक्षा के लिए न्यायालय आदेश दे सकेगा। अगली आपकी धारा है 452। यह धारा बताती है जब विचारण समाप्त हो गया तो अब जो संपत्ति हमारे पास है उसका क्या किया जाएगा। देखो, ऐसी संपत्ति जिससे अपराध किया गया हो या अपराध में प्रयोग की गई हो तो न्यायालय उसे या तो नष्ट करने का या जब्त कर लेगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति उसका हकदार है तो उसे दे देने का, या अन्य प्रकार से जो भी चाहे उस तरीके से उसको व्यय करने का इंतजाम कर सकता है। न्यायालय अगर किसी हकदार व्यक्ति को उसका प्रदान करता है तो उसमें वो शर्त और प्रतिभू लगा सकता है, और शर्त ये भी लगा सकता है कि जब तक मान लो अपील होगी इसके खिलाफ, मान लो दूसरा पक्ष अपील करता है तो अगर अपील में वह जो निर्णय दिया गया पलट दिया गया तो वह संपत्ति वो वापस कर देगा। धारा 453 देखिए, ये बताती है कि अगर मान लो कोई चोरी की संपत्ति, किसी ने कोई मोबाइल चुराया किसी चोर ने, और वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उसे ये नहीं पता था कि ये चोरी का है और उसने उसे सद्भावपूर्वक खरीद लिया, तो जब वो चोर पकड़ा जाएगा और उससे जो पैसे बरामद किए जाएंगे तो उन पैसों में से उस निर्दोष व्यक्ति को जिसने उस मोबाइल को खरीदा था, उसे तो पता ही नहीं था कि वो चोरी का है, तो उसने जितने रुपए में खरीदा था उतने या उससे कुछ कम, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, उतने देने का न्यायालय निर्णय दे सकेगा। ये धारा देखो प्रयोग तो बहुत कम होती है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस पकड़ती है तो पुलिस तो उसे भी यही समझ के अरेस्ट करती है कि इसने ये मतलब जानते हुए खरीदा, ठीक है। तो इसमें ये विधि में प्रावधान है कि अगर न्यायालय को यह लगता है कि वो व्यक्ति निर्दोष था तो उसने जितने पैसे उसे दे दिए उतने या उतने से कम उसे देने का निर्णय दे सकती है। धारा 454 आपकी ये बताती है कि जैसे 452 और 453 के अधीन आदेश दिया गया है, चाहे उस संपत्ति को बेचने का, क्रय करने का, या फिर ये जो क्रेता को पैसे दिए गए हैं इनके खिलाफ अपील की जा सकती है, ठीक है। जो भी सम्यक न्यायालय होगा उसमें इसके खिलाफ अपील कर सकेगी। और अपीलीय न्यायालय क्या करेगा कि जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक ऐसी संपत्ति के संदाय पर या उसे बेचने पर रोक लगा सकती है। अगली आपकी धारा आती है 455। ये बताती है कि अगर कोई संपत्ति ऐसी जब्त की गई है जो अपमान लेखी है या फिर कोई ऐसी सामग्री है जो कि मिलावटी है या मिश्रित है, तो ऐसी चीज़ों को नष्ट करने का न्यायालय आदेश दे सकती है। देखिए 292, 93, 501, 502 ये तो आपकी मानहानि से संबंधित धारा हो गई। तो इनमें क्या है, अगर कोई वस्तु या अश्लील या ऐसी चीज़ बरामद होती है जो किसी की अपमान लेखी है तो उन्हें नष्ट करने का आदेश दे देगा न्यायालय। धारा 272, 73, 74 ये जो अपमिश्रण की धाराएं हैं, इनमें अगर कोई संपत्ति अपमिश्रित बरामद होती है तो उसे भी नष्ट करने का आदेश दे देगा। धारा 456 ये आपकी ये बताती है अगर कोई स्थावर संपत्ति है और उससे किसी व्यक्ति को उसके कब्जे से हटा दिया गया है, तो अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसे ज़बरदस्ती या बलपूर्वक हटाया गया था, उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसकी संपत्ति से हटाया गया था, न्यायालय को अगर ऐसा लगता है तो वो अपना आदेश पारित करने के यानी दोषियों को दोष सिद्ध करने के 1 महीने के अंदर अंदर उसे वापस कब्जा देने का आदेश कर सकता है। और ऐसे आदेश के खिलाफ अपील भी 456 के तहत की जा सकती है। धारा 457 देखिए, ये संपत्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट धारा है। जब संपत्ति के अधिग्रहण पुलिस द्वारा किया जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले जब अधिग्रहण करेगी तो उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, और ऐसी संपत्ति पे या संपत्ति को व्यय करने के लिए या फिर हक रखने वाले व्यक्ति को प्रदान करने के लिए, ये कब, जब संपत्ति के मालिक का पता है तो, या संपत्ति का मालिक अब निर्धारित नहीं है तो उसकी अवरक्षा के लिए और पेश किए जाने के लिए कोई मजिस्ट्रेट आदेश दे देगा, ठीक है। अगर स्वामी ज्ञात है
तो प्रदान करने का आदेश, और अगर ज्ञात नहीं है तो ऐसी संपत्ति को निरुद्ध करने का आदेश, या फिर उसके लिए एक उद्घोषणा निकाल दी जाएगी कि जो भी जिसकी भी हो वो अपने 6 महीने के अंदर अंदर दावे पेश करें। 458 आपकी ये बताती है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई दावेदार अगर हाजिर नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ऐसे केस में न्यायालय संपत्ति को सरकार के व्ययनाधीन कर देगा, ठीक है। राज्य सरकार उसे जब्त कर लेगी और उसका विक्रय भी कर सकती है, और विक्रय यदि व्यय के विरुद्ध साधारणतः इसके खिलाफ जो अगर विक्रय होगा तो अपील की जा सकती है न्यायालय में। 459 आपकी ये बताती है कि जो संपत्ति जब्त की गई है वो विनश्वर है, अगर रखी रहेगी तो नष्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि हकदार व्यक्ति का पता नहीं है और यह मिल नहीं रहा है और संपत्ति नष्ट होने वाली है, तो मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगे कि इसको बेच देंगे तो मालिक को कुछ पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगी, या फिर ऐसी संपत्ति 500 रुपये से भी कम मूल्य की है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे विक्रय करने का आदेश दे देगा और ऐसे विक्रय से जो पैसे मिलेंगे उन्हें 457-58 के तहत उस पर आगे प्रक्रिया करेगा। 57 की प्रक्रिया आपकी ये कहती है कि जो अगर मालिक मिल रहा है तो उसे दे दे या जब्त कर ले, और अगर अज्ञात है तो उसके लिए उद्घोषणा निकाले, और उद्घोषणा में भी अगर कोई नहीं आता तो फिर से उसको राज्य सरकार के व्ययनाधीन कर दे। अगली आपका ये चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 35 अनियमित कार्रवाइयाँ। देखिए ये चैप्टर ये बताता है कि कौन सी ऐसी कार्रवाई हैं जो अगर न्यायालय में मतलब गलती से कोई गलत कार्रवाई हो जाती है तो वो किसी मुकदमे पे प्रभाव डालेंगी या नहीं डालेंगी, और डालेंगी तो कितना डालेंगी। देखिए धारा 460 ये बताती है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। कौन सी है, देखो कोई मजिस्ट्रेट जो सशक्त ना हो किसी काम को करने के लिए मजिस्ट्रेट, और वो कोई ऐसा काम कर दे जैसे कि धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी कर दे, किसी अपराध का अन्वेषण करने हेतु किसी पुलिस अधिकारी को 155(2) में जो आदेश देता है वो आदेश दे दे, या फिर 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा कर दे, या अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का वारंट जारी कर दे कि उसने अपराध कहीं और किया हो, बाहर किया हो, ठीक है, धारा 187 में। अच्छा ये रहा धारा 190 की क और ख, इनके तहत किसी मामले का संज्ञान कर ले जिसमें वो सशक्त नहीं है करने के लिए, ठीक है, या फिर 192 के तहत किसी मामले को सुपुर्द करे। धारा 306 के अधीन क्षमादान कर दे, क्षमादान की शक्ति जो है, और मान लो इसके लिए वो सुपुर्द नहीं है क्योंकि सभी मजिस्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। धारा 410 के अधीन किसी मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं से विचारण कर लेना। ये धारा 458-59 के अधीन किसी संपत्ति का विक्रय कर देना। तो ये अगर मामले कर देता मजिस्ट्रेट तो इनसे पूरी प्रक्रिया दूषित नहीं मानी जाएगी। 461 आपकी ये बताती है कि ऐसी कौन सी कार्रवाई हैं जिन्हें अगर कोई मजिस्ट्रेट कर दे सशक्त न होते हुए तो वो प्रक्रिया दूषित मानी जाएगी। देखो संपत्ति की कुर्की कर दे धारा 83 के दिन और उसका विक्रय करवा दे तो ये गलत मानी जाएगी। जो डाक या तार से कोई साक्ष्य मंगाते हैं तो इसे सीजीएम या उससे ऊपर का कोई अधिकारी मंगा सकता है, तो उसके लिए कोई वारंट जारी कर दे, या फिर परशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करे जब वो सशक्त ना हो ये करने के लिए, या सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग कर ले, या सदाचारी बने रहने के लिए विधि पूर्वक व्यक्ति को छोड़ दे, या परशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र ले ले, या फिर भरण पोषण के लिए कोई आदेश दे दे और इन्हें करने के लिए वो सशक्त नहीं है। और भी इसमें ये बिंदु हैं जैसे कि स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश दे दे सशक्त ना होते हुए तो वो नहीं माना जाएगा। लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने के लिए जो 143 के अधीन कोई आदेश जारी कर दे, अध्याय 10 के भाग ग और घ के अधीन कोई आदेश जारी कर दे, 190 की घ में किसी मामले का संज्ञान ले ले, किसी अपराध का विचारण जो संक्षिप्त विचारण कर दे उसमें अगर कोई वो करता है वो संक्षिप्त विचारण करने के लिए वो सशक्त नहीं है और करता है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई धारा 325 के अधीन कोई अगर दंडादेश अगर वो पारित कर देता है तो। इसके अलावा इसमें ये 3 बिंदु और हैं जैसे कि मान लो अपील का विनिश्चय करना, अपील का निपटारा करने लग जाए, किसी की कार्रवाई को धारा 397 के तहत अपने पास मंगाए पुनरीक्षण के लिए, धारा 446 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाए उसे पुनरीक्षण के लिए मंगाए, ये हो गया। धारा 462 आपकी ये कहती है कि गलत स्थान में कार्रवाई, देखिए कार्रवाई सही हुई लेकिन गलत स्थान में हुई, जैसे कि किसी गलत सेशन खंड में या किसी दूसरे जिले में जिसमें नहीं होनी चाहिए थी, किसी उपखंड में या किसी स्थानीय क्षेत्र में होने के कारण वो दंडादेश या निष्कर्ष नष्ट नहीं किया जाएगा या गलत नहीं माना जाएगा जब तक यह प्रतीत ना हो कि इससे जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ। न्याय अगर डिस्टर्ब हुआ तो माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। धारा 463 आपकी
463 आपकी ये कहती है कि धारा 164 और 281 के उपबंधों का अनुपालन। देखिए 164 के जो बयान लिए जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि उसको ये बताना होगा मजिस्ट्रेट को कि आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप पे कोई दबाव तो नहीं है। अगर वो फिर भी कहता है कि मैं गवाही दूंगा तो एक वकील नियुक्त किया जाएगा उसके लिए, वो समझाएगा उसे। और जो भी प्रक्रिया है, अगर इसके में से किसी एक का चूकवश पालन नहीं किया जाता सद्भावनापूर्वक, और ऐसा करने से जो उसने गवाही दी उसकी गुणागुण विशेषताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसी गलती ग्राह्य है, कोई बात नहीं होगी तो। ठीक है। धारा 464 ये आपको ये बताती है कि अगर मान लो आरोप विरचित नहीं किया गया और ट्रायल हो रहा है, या फिर कोई मतलब त्रुटिपूर्ण आरोप विरचित किया गया, तो ऐसे मामलों में भी जब तक अगर ये ना माना जाए कि बिल्कुल गलत हो गया, इससे मतलब न्याय प्रभावित हो गया, तब तो उसको परिवर्तन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसमें भी क्या कंडीशन होगी? ऐसी कंडीशन में न्यायालय दो आदेश दे सकता है। या तो अगर लगता है कि आरोप विरचित नहीं होने के कारण ये गलती हुई है तो पुनः आरोप विरचित करवा लेगा, और लगता है किसी त्रुटि के कारण हुआ है तो उसमें पुनः नए विचारण का आदेश दे सकेगा। अगर ऐसी प्रक्रिया से न्यायालय को लगता है कि न्याय नहीं हो पाया और जो प्रक्रिया हुई थी वो अविधि मान्य थी, गलत थी, तो वो जो दोष सिद्धि हुई है उसे एकदम अभिखंडित भी कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अगली धारा आपकी ये कहती है 465 कि किसी निष्कर्ष या दंडादेश किसी गलती, लोप या अनियमितता के कारण कब उलटने योग्य होगा। एक ही इसकी कंडीशन है कि अगर उससे न्याय प्रभावित हुआ है, ठीक है, तो वो उलटने योग्य होगा, अन्यथा उलटने योग्य नहीं होगा। जैसे कि मान लो क्या गलती हो सकती है कि कोई समन का प्रॉपर तामील नहीं हो पाई हो, वारंट, उद्घोषणा, कोई निर्णय आदेश, या किसी अन्य प्रक्रिया में अगर कोई गलती या लोप या अनियमितता हो जाती है, या अभियोजन स्वीकृति में कोई त्रुटि हो जाती है, तो वो जब तक नहीं उल्टा जाए जब तक उससे न्याय प्रभावित ना हो। अगली धारा आपकी ये बताती है 466, ये रही, त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। अगर देखिए एक धारा आपने पहले भी पढ़ी है, उसमें था कि अगर मजिस्ट्रेट सशक्त नहीं था और उसने कुर्की का आदेश दे दिया या उसको बेचने का आदेश दे दिया, तो वो आपकी अपास्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया में त्रुटि हुई है तो वहाँ ये कुर्की जो है वो अवैध नहीं होगी। अब आपका अध्याय आता है 36, ये सेकंड लास्ट है हमारा। देखिए धारा 468 इम्पोर्टेंट है, ये बताती है कि परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान का वर्जन। पहले तो देख सुनिए, अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। अब परिसीमा काल कितना है? अगर कोई अपराध जुर्माने से दंडनीय है तो उसमें 6 महीने, 1 वर्ष तक का कोई अपराध है तो 1 वर्ष, और 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक का है तो उसमें 3 वर्ष, ठीक है। और 1 से अधिक आरोपों में अगर परिसीमा काल के लिए क्या प्रोसेस है, जो भी वो कोर्ट निर्देश दे वो अवधारित किया जाएगा, और यथास्थिति वो जो कठोरतम, जो अधिकतम सजा होगी वो मानी जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये बताया जाता है कि न्यायालय ट्रायल परिसीमा काल, जो सजा का टाइम है उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं करेगा। अगली एक धारा इसमें ये भी है कि ये अगर न्यायालय को लगे तो उसमें समय परिसीमा का बढ़ाया जा सकता है। अगली धारा है 469, ये बताती है परिसीमा काल का प्रारंभ। देखिए कब से प्रारंभ होगा? सबसे पहले तो जब अपराध हुआ उस तारीख से प्रारंभ होगा, या फिर पीड़ित को या पुलिस को जब अपराध के होने का पता चला। मान लो कोई अपराध हो गया, चोरी हो गई, और मालिक को पता ही 6 महीने बाद चला, तो ऐसे में क्या है कि जब पीड़ित को या पुलिस को अपराध के होने का पता चला उस दिन से। अगर अभियुक्त अज्ञात है तो अभियुक्त के ज्ञात होने के, मान लो किसी ने कोई मर्डर किया और उसका पता चला 30 दिन बाद, तो इसमें यह नहीं हो सकता कि उसका ट्रायल नहीं हो सकता, परिसीमा काल निकल गया, नहीं। परिसीमा काल उस दिन से शुरू होगा जब वो अभियुक्त प्रकाश में आया। इसमें क्या है कि जब संगणना की जाएगी परिसीमा काल की तो 1 दिन को छोड़ दिया जाएगा। मान लो कोई आज से परिसीमा काल किसी का आरंभ होता है तो उसका 1 दिन गिना जाएगा कल से, ठीक है। धारा 470 आपको ये बताती है कि कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। देखो मान लो कोई अभियुक्त है जो उसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य मामले में अभियोजित हो रहा है, तो उतने समय को परिसीमा काल में नहीं जोड़ा जाएगा। 471 आपकी ये बताती है कि जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस दिन अगर परिसीमा काल समाप्त हो रहा है, जैसे मान लो संडे पड़ जाए या कोई और गजटेड हॉलीडे हो, तो वो सेम डे परिसीमा काल नहीं समाप्त होगा। जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन उसको परिसीमा काल समाप्त होगा।
अब देखिए धारा 472 ये बताती है कि अगर कोई अपराध वो लगातार चालू रह रहा है, जैसे कि मान लो कोई वायु प्रदूषण फैला रहा है या कोई भी, तो उसमें प्रत्येक क्षण से उसको लागू माना जाएगा जब से वो अपराध शुरू हुआ है। ठीक है। 473 आपको ये बताती है कि कुछ दशा में परसीमा काल का विस्तारण न्यायालय कर सकता है। अगर न्यायालय को लगता है तो वो कारणों को उचित को दर्शित करते हुए, लिखित करते हुए परसीमा काल को बढ़ा सकता है। ये हमारी CRPC के अध्याय 37 प्रकीर्ण की अंतिम धारा है, धारा 482। यहाँ से हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा और हमारी CRPC भी समाप्त हो गई। देखिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। CRPC का कोई उपबंध उच्च न्यायालय को किसी न्यायालय की कार्रवाई के दुरुपयोग को रोकने के लिए या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई CRPC उसे रोक नहीं लगाएगी, यानी उच्च न्यायालय की शक्तियों का लघुकरण नहीं करेगी। ये हमारा CRPC समाप्त हो गई पूरी। इसके बाद दोस्तों आगे और कोई वीडियोज़ मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मुझे खुद भी अपने पेपरों की प्रिपरेशन करनी है, इसमें थोड़ा मुझे समय लग जाता है। बाकी सब के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, पेपर सभी अच्छा करें। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।